हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग आज व्यतिकरण पर आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को आज हम लोग लगाएंगे जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक ना, एक तरफ से न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और आपको ऐसे न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में एक जगह पे रखना है और उसको एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर रिवीजन करके जाना है। ठीक ना, जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए हुए रहते हैं उनको एग्ज़ाम के टाइम में लगा के ही हमें एग्ज़ाम में एंट्री मारनी है। ठीक है, तो आज ये प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल आपके सामने हमने लिखे हुए हैं। अगर आपने थ्योरी को ज़रा सा भी पढ़ा हुआ है तो आज आपको एकदम मज़ा आ जाने वाला है। बहुत ही आसान आसान न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा केवल फार्मूला पता होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन तो आप जमाने से कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन तो तुरंत कर ले जाओगे, मुझसे तेज़ कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग इन सभी न्यूमेरिकल को लगाते हैं और जब भी न्यूमेरिकल लगाने बैठा करें भाई, रफ और फेयर कॉपी दोनों के साथ, ताकि क्वेश्चंस को एक बार फेयर कॉपी में लिख लिया करें, ट्राई रफ कॉपी में करें, क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, क्या आंसर आएगा, फिर जाके मेरा देखें। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच खा गया जो बहुत गुड, कभी कभी होता है मेरा भी आंसर हो सकता है डिसमैच खा जाए, तो वहाँ पे अगर लगे कि आपको आपका आंसर सही आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में डालें सर आपका आंसर गलत है, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते भाई। हम लोग पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लोग ऊपर से लगाए नीचे से लगाए, नीचे से लगाते हैं ना भाई, थोड़ा जगह मिल जाता है ना, नीचे से क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा जगह ऐसे मिलता जाएगा। हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आज की इस वीडियो में कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 6-7 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस अभी सामने लिखा हुआ है, फिर 3 क्वेश्चंस इसको बताने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चंस, मैं चौथा क्वेश्चंस जो है यानी इसको मैं पहला मार रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सॉल्यूशन करने का अपना भाई पुराना फंडा, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको बड़े प्यार से लिखो, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको लिखो, फिर जाके फार्मूले के पीछे पढ़ो। ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन पढ़े नहीं फार्मूला खोजने लगे, ऐसे नहीं, ये तो गलत बात हो गई। तो आपको गलत बात नहीं करना है ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, फिर क्या फार्मूला लग जाएगा, फिर उसको तब जाके ढूंढना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मान लेते हैं जो हमारी पहली तरंग है, पहली तरंग की तीव्रता I1 और दूसरी तरंग की तीव्रता I2, उनका अनुपात यानी I1 बटे I2, ऐसे बोल सकते हैं। I1 बटा I2 अनुपात कितना है, 25:16 है। ये कितना है, 25:16, मतलब 25 बटे 16। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 बटा I2 बराबर 25 बटा 16, उनके आयामों का अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क। आयामों का अनुपात क्या है, आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। पहली तरंग का आयाम माना हमने A1, दूसरी तरंग का आयाम A2, ये भैया A1 बटा A2 का मनवा का होगा, ये पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हों, व्यतिकरण की परिभाषा तो एकदम जुबान पे होगी, जब दो तरंगें या जब एक ही आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में प्रवेश करती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होने की यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण में क्या होना चाहिए, दो तरंगें एक साथ एक ही आयाम की एक ही आवृत्ति की होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में किसी माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है, यही घटना व्यतिकरण है। ठीक है, परिभाषा एकदम जुबान पर होना चाहिए। व्यतिकरण उत्पन्न करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो ये ज्ञात करना है, आगे I मैक्सिमम, महत्तम मतलब होता है मैक्सिमम, तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मिनिमम, ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, इतना अगर चीज़ें आप बार बार कर रहे हो ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं क्वेश्चंस लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। ये चीज़ अगर अब आपके अंदर आ रहा है ना, तो फिर समझो कि आपको डर, आपका जो डर है बहुत दूर भाग रहा है और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। यही होना चाहिए। अगर डर सता रहा है भाई, तो उस डर को दूर करने का एक ही उपाय है कि बार बार देखिए, जो चीज़ आपको कम समझ में आ रही है उसको थोड़ा समय दीजिए, तभी डर भागेगा, और नहीं तो फिर डर आपके और कदमों, आपका कदम चूमेगा ना। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, I1 I2 दिया हुआ है, A1 A2 निकालना है। हमने आपको बताया हुआ है सिंस जो तीव्रता होती है, जो तीव्रता होती है अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के।
तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमने पढ़ा के रखा हुआ है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नहीं सीखा है, नहीं जाना है, यहाँ जाने कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी I प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे तीव्रता A1 माने हैं, यहाँ पे I1, चलो अभी ये लिखता हूँ ए स्क्वायर। तो पहली तीव्रता है उसके लिए तो एक लाइन और ले दे क्या, I बराबर के ए स्क्वायर। ये हमने कभी आपको बताया है, ठीक, कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, नितांक लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमें पहली तीव्रता, दूसरी तीव्रता, तो पहली तीव्रता को लिख देंगे I1, दूसरी तीव्रता को लिख देंगे I2। यहाँ पे इसका भी के, इसका भी के उड़ गया। पहली तीव्रता को हमने क्या माना हुआ है, आयाम को A1 स्क्वायर होगा बटे वाला A2 स्क्वायर। हमें A1 बटा A2 पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि A1 बटा A2 का मनवा क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ A1 बटा A2 का होल स्क्वायर, एक लाइन लिख दे क्या ऐसे, A1 बटा A2 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है, I1 बटा I2। तो A1 बटा A2 इधर घतिया 2 है, उधर जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में I1 बटा I2। और I1 बटा I2 का मान आपको पता है, ये क्वेश्चन वाला ने मेहरबानी करके आपको दिया हुआ है 25 बटा 16। तो लिखो करड़ी में 25 बटा 16। 25 का वर्गमूल 4, वाह 25 वर्गमूल 4, गजब सर। 25 वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5 बटे 4 ये आंसर आ गया। यही है आंसर, 5 बटे 4 जो आया है यही है आपका क्या आंसर। तो आप चाहते इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ से लगाते, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ से ये चीज़ पता हो, तब जाके हमने ये बताया। बाकी आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट ये लाइन करना है, सिंस I1 अपान I2 बराबर A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। फिर ये लाइन A1 बटा A2 का ये भी घात 2 है, ये भी घात 2 है, घटिया 2 लगा दिया, I1 बटा I2 घात 2 को उधर भेजेंगे, कड़ी हो जाएगा, बस मान रख के आंसर निकाल दिया, ठीक ना। अभी क्या पूछा हुआ, ये वाला I मैक्सिमम अपान I मिनिमम वाला आंसर क्या आ जाएगा, इसको जरा देख लो भाई। ये भी हमने फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। देखो हमने क्या फार्मूला बताया हुआ है, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। हमने जो फार्मूला कुछ इस तरीके से बताया है, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बराबर A1 बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कुछ हमने इस तरीके से फार्मूला बताया हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर टाइम पे देख रहे हो, ये देखे होगे, तो आपको खुद लगा हुआ ये फार्मूला हमने निकलवाया हुआ है और वहाँ पे बताया था। ये फार्मूला आपका डेरिवेशन से इम्पॉर्टेंट तो है ही है, बाकी न्यूमेरिकल से तो पूछो मत। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल आपको देके जाएंगे, 3 नंबर देके जाएंगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। अब देखो हमें, अब चाहे आप इसको इसके बराबर करके लगाओ क्योंकि आपको ये भी मान दिया हुआ है, चाहे आप इसको इसके बराबर करके लगाओ, ये भी वाला भी मान आपने निकाल लिया है यहाँ पे। चाहे भाई देखो ये जो I मैक्सिमम पान I मिनिमम है इसके भी बराबर है, यही I मैक्सिमम पान I मिनिमम इसके भी बराबर है। चाहे आप इसको बराबर करके आंसर निकाल दो, चाहे आप इसको बराबर करके आप आंसर निकाल दो, स्वतंत्र हो, चाहे जिससे निकाल सकते हो, जिससे आपकी इच्छा कहे उससे आप निकाल सकते हो। तो मेरी इच्छा कह रही है इससे निकालने की, चलो भाई निकाल देते हैं। तो मैं क्या लिख दूँ, I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, I मैक्सिमम अपान I मिनिमम बराबर A1, पहले वाली थे क्या, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान यहाँ पे कह सकता हूँ 5, A2 का मान 4, तो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 प्लस 4 9, 9 का वर्ग 81, 5 में 4 गया 1, 1 का वर्ग 1, यही आंसर आ गया 81 बटा 1। तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम का जो रेशियो आया 81:1 आया। कितने आसान क्वेश्चन हैं, पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है ताकि मैं 3 क्वेश्चंस बताऊं और तब भी आपको याद ना हो, बेकार है। फिर क्या है, बेकार है यार। अगर 3 क्वेश्चंस लगाने के बाद भी आपको ना याद हो ना, फिर समझो कि आपका ये कोई स्क्रू ढीला हो गया है, ठीक है, उसको जाकर टाइट करवाने की जरूरत है। तो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक, बेटा उठा दें, नोट कर लियोगे। आज भाई दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन तो आपने एकदम लगा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक। आजा रे दिल भर जाने की प्यास बुझा रे,
चलो भाई, अब आते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को रोक करके दूसरा क्वेश्चन इसका लगाए होंगे और मेरे आंसर का वेट कर रहे होंगे ना। चलो भाई, अब देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन की औकात क्या है। समान आवृत्ति की भाई तरंगे, देखो तरंगों का अध्यारोपण तभी होता है, विवर्तन तभी, सॉरी विवर्तन बोल रहा हूँ, विवर्तन तभी आगे बढ़ेंगे। व्यतिकरण आपको तभी व्यतिकरण प्रतिरूप आपको तभी मिलेगा जब दोनों तरंगों की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। इसीलिए डिफिनीशन में बताया जाता है समान आवृत्ति की दो तरंगें जब एक साथ किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। जहाँ पे अधिकतम वहाँ पे संपोषी, जहाँ पे न्यूनतम वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण। ये मैं बार बार क्यों सुना रहा हूँ, ताकि कुछ सुनते 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 याद हो जाए। ठीक है, जुबान पे रखी हो व्यतिकरण की डिफिनीशन, जब कोई पूछे उगल दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, आपको तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी आपको I1 और I2 का दिया हुआ है, I1/I2। ठीक, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। हमने माना पहली तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 है, तो I1/I2 जो दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों, चलो भाई कर रही हों, करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बता दो मेरे भाई कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का मान क्या होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि हमें आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का फार्मूला हमने तीव्रता के पदों में और आयाम के पदों में, दोनों पदों में निकाल के रखा हुआ है। क्या अब की बार आयाम लगाएंगे? ना ना ना। क्यों? क्योंकि हमें अब की बार आयाम नहीं पता है, सिर्फ तीव्रता पता है। तो अब की बार तीव्रता वाला फार्मूला तीव्रता के पदों में। अगर अगली बार हमें पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, तीव्रता का फार्मूला हम लोग आयाम और तीव्रता दोनों में लगा सकते थे। ठीक है, चलो तो फार्मूला हम लोग देखो, एक बार मैं फार्मूला फिर लिखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है फार्मूला लिखने में। ठीक है, मुझे फार्मूला लिखने में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर रुटवा में I1 + I2 का होल स्क्वायर अपान रूट में I1 - रूट में I2 का होल स्क्वायर, और यही बराबर है A1 + A2 का होल स्क्वायर बटा A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है एकदम भाई, यही है। तो अब यही है, तो अब बताओ हम लोग इसको इसके बराबर करके निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मान पता है। बट माने लेकिन इसको बराबर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आयाम पता ही नहीं है। और भाई बराबर इसको करते हैं, इसको बराबर इसको, यानी आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर, एक बार लिख दे फार्मूला, रूट में I1 + रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे रूट में I1 - रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स, चलो यही बराबर कर दे आगे, यार क्या ज़रूरत है। रूट में I1 का मान क्या है 1, रूट अपनी जगह पे 1 प्लस I2 जगह पे 9, रूट में I2 जगह पे 9 का होल स्क्वायर बटे रूट में 1 माइनस रूट में 9 का होल स्क्वायर। ये बराबर आप लोग आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम लिखते रहना। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है का होल स्क्वायर। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 - 3 का होल स्क्वायर। 1 3 4 का होल स्क्वायर बटा 3 में से गया -2 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 2 दूना 4 प्लस में 4, 4:1। ये आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। वाह क्या इंग्लिश है। ठीक है, तो आपने देखा भाई दो क्वेश्चंस, नीचे के दोनों क्वेश्चंस एकदम एक जैसे, उम्मीद है मज़ा आया होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एकदम इसी के जैसा, पढ़ के तो एक बार देखो, पढ़ते हैं। दो तरंगों के आयाम दिया हुआ है, A1/A2 दिया हुआ है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों या करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। भाई यहाँ पे तीव्रता दिया हुआ है तो यहाँ पे आयाम दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है, एकदम वही क्वेश्चन है। इतना भाई नोट करो, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, इसके साथ ना मेरा फोटो मत लिया करो। ठीक है, चलो अब आते भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं ना। देखो मेरे से इसको मिटाना नहीं चाहिए था यार, चलो मिटा दिया। लेकिन अब की बार क्वेश्चन मतलब फार्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे ना इतना। ठीक है, 9 बार लिख दिया मैं, 2 बार लिख दिया, खुद तुम लोग को लग गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, अब इतनी बार फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम लोग कहोगे सर टाइम पास कर रहे हैं। चलो आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो तरंगों के आयाम, हमको आयाम दिए हुए A1/A2 दिया हुआ है।
ठीक है, मानते हैं पहली तरंग का आयाम A1, दूसरी तरंग का आयाम A2, कितना दिया भैया 4/3। पूछ के आराम से यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का मनवा का होगा। बताओ भाई, लग जाएगा? एकदम लग जाएगा, एकदम लग जाएगा तुरंत। देखो कैसे, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का फार्मूला अब की बार आयाम के पदों में A1 + A2, बस ध्यान ये देना मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम में जुड़ जाता है और मिनिमम में घट जाता है। घट गया, ठीक है। A1 का मान क्या है 4, A2 का मान है 3, 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 3 7, 7 का स्क्वायर बटे 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर, 49/1। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। बिलीव नहीं हो रहा होगा ना, ठीक है, अनसॉल्व करके देखो तब बिलीव करो, ठीक है। मेरी बातों पर थोड़ी बिलीव करने की जरूरत है। और जब भैया पहले क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन में धक्का धक लगाया, धक्का धक चीरा करे धक्का धक, चलो मिटा देना। हाँ, आजा रे आजा भाई। अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, आवृत्ति सेम होनी चाहिए। जब तक देखो आवृत्ति सेम नहीं रहेगी तब तक व्यतिकरण होगा नहीं। इसीलिए परिभाषा में लिखाया गया होगा समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम। हम लोग सर कितनी परिभाषा सुनाएंगे, सुनते सुनते थक गए। एक ही आवृत्ति था, एक ही आयाम, एक ही दो तरंगे, मतलब आयाम अब की बार दिया हुआ, दोनों तरंगों का आयाम सेम है, ए है, ठीक ना। दोनों तरंगों का आयाम क्या है, ए है, सेम है। दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं, एक साथ पहुंचेंगी तभी तो व्यतिकरण होगा। तरंगों के बीच कितना कालांतर हो, लो भाई कालांतर पूछ रहे हैं आपकी बार, कालांतर हो ताकि परिणामी तरंग का आयाम, जो परिणामी तरंग का आयाम एक बार 2a हो, एक बार कर्डी में 2a हो, एक बार a हो और एक बार 0 हो। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी गजब का है भाई। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 आप लोग अपनी तरफ से लगाइएगा ना, हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लगाने के लिए, लगाने का गिफ्ट। वाह अजय भाई, तो हमने आपको सिखाया हुआ है परिणामी, डायरेक्ट भाई बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्या कि परिणामी तरंग का आयाम a, ये परिणामी तरंग का आयाम a का सूत्र बताएंगे। a बराबर करड़ी में क्या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये हमने बताया हुआ है, फार्मूला बताया ना, फार्मूला ये A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहाँ पे A1 क्या है पहली तरंग का आयाम, A2 क्या है दूसरी तरंग का आयाम, फाई क्या है दोनों तरंगों के बीच का कालांतर, बड़का A क्या है दोनों तरंगों का परिणामी आयाम। आपको कह रहा है दोनों तरंगों का परिणामी आयाम, देखो कि परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम बड़का ए का मानवा दिया हुआ 2a, बड़का ए जगह पे रखो 2a बराबर, कर्डी में बात करो A1 की जगह पे आपको रखना है a, A2 की जगह यहाँ भी a रखना है, 2A1 की जगह पे a, A2 जगह पे a cos फाई, 2a बराबर कर्डी में एक एक जोड़ दो भाई 2a स्क्वायर प्लस इसको गुणा करोगे 2a स्क्वायर cos फाई, कहीं दिक्कत हो बताना। 2a बराबर करड़ी में 2 दोनों में कामन ले लें, 2a स्क्वायर कामन 1 + cos फाई, 1 + cos फाई। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ना, अब आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, स्क्वायर कर दे ताकि कड़ी हट जाए, जब कड़ी हट जाए तो ये आपस में हो सकता है कट जाए, कट हो सकता है क्या कटेंगे ना। चलो भाई स्क्वायर कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये सब शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सब जो वर्ग हो रहा है, ये देखो 2a का स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर होगा कड़ी भाग गई 1 + cos फाई। पता है स्क्वायर से इतनी डरती है ना कड़ी ना, तुरंत भाग जाती है स्क्वायर से। अब देखो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एक लाइन और कर दे 4a स्क्वायर बराबर लगाने जगह कहाँ लगा रहे, 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 1 + cos फाई। ठीक, ये देखो 2 2 दूना 4, 2 बचा, a स्क्वायर कट गया तो क्या बचा हमारा 2 बराबर 1 + cos फाई, 1 + cos फाई। तो cos फाई बराबर 2 में से गया 1, फाई में कास में कितने का मान 1 होता है, तो आप कहोगे सर 0 अंश का, कास 0 अंश, ठीक है। तो कास का 0, कास कट गया, फाई बराबर 0 अंश, लो आ गया फाई बराबर 0 अंश, ये आंसर आ गया। पूछ रहा था ना एक तरंगों के बीच कितना कालांतर हो, तरंगों के बीच 0 अंश कालांतर हो तब उसका परिणामी आयाम 2a आएगा। ठीक, अच्छा अभी एक और लगा देते ना, इसमें हमें 4 पूछा हुआ था, मैंने पहला आपके सामने रख दिया, दूसरा भी रखता हूँ ताकि तीसरा चौथा आप लोग मुस्कुरा के लगा देना।
दूसरे में देखो भाई क्या कह रहा कि अब की बार परिणामी तरंग का आयाम करड़ी में 2a होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँ, ये फार्मूला हो गया, फार्मूले बाद ये वाला, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, करड़ी में 2a। अब की बार क्या हो जाएगा, करड़ी में 2a बराबर ये वाला देखो भाई करड़ी में, इसकी जगह पे a1 की जगह पे a स्क्वायर, a2 जगह पे a स्क्वायर प्लस 2a cos फाई। ठीक, करड़ी में 2a बराबर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई, रूट में 2a बराबर रूट में ही 2a स्क्वायर कॉमन लेकर के 1 प्लस cos फाई। अब क्या करें, स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2a का होल स्क्वायर। इधर जैसे ही करड़ी का स्क्वायर होता है करड़ी फुर्र हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos फाई। ठीक, गजब। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें भी देखो ये करड़ी में है, देखो ये करड़ी में, लेकिन ये करड़ी में नहीं है, ये तो करड़ी फुर्र हो गई, बचा 2, इसका a का a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 1 प्लस cos फाई। लो भाई अब की बार पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो यहाँ क्या बता, 0 नहीं बचा, 1 बचा। 1 बराबर 1 प्लस cos फाई बराबर 1 माइनस 1 0। cos में कितने का मान 0 होता है, बोलो भाई 90 अंश का मान 0 होता है। तो फाई बराबर क्या मिल गया, 90 अंश। फाई बराबर क्या मिल गया, 90 अंश। ठीक, तो आपने देखा किस तरीके से प्यारे प्यारे 4 क्वेश्चन हमने लगा दिए, और इसमें से भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो भाई a और रूट और 0, अब की बार यहाँ पे आप ना a रखोगे, फिर एक बार 0 0 रख करके लगा दोगे। आपको ये काम करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक ना। मिट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, बहुत सटे रहते ना, तभी कभी कोई ऐसे होने से ना डर लगता है कि मिट ना जाए, ताकि तुम लोग पता ना कहाँ लिखा हुआ था, घबरा जाओ। ठीक है, चलो, तो अभी तो हमने 4 क्वेश्चन लगाया, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और लगाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद जा करके आपको उसको बताते हैं, तब आप फिर जा करके ये वीडियो को ख़त्म करते हैं ना। चलो भाई इतना नोट कर लो, ठीक है, नोट करो ज़बरदस्त तरीके से। हाँ दोस्तों, अभी हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब 3 क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन और लगा देंगे तो इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 7 क्वेश्चन का आप लोग एंजॉय लीजिए बढ़िया से। तो अब इन 3 क्वेश्चनों में देखो मैं नीचे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं 7वां क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ना। आप लोग भी ऐसे सॉल्व किया, पहले यही लिख लिया करो, ठीक ना। अभी नहीं पहले तीनों क्वेश्चन लिखोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। सब देख लो तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे, और तीनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। अब पता है इस टॉपिक में एक मज़ेदार बात ये रहती है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूले पे लगाना है, कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ा घुमा फिरा के रहते हैं, तो अभी मैंने डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस लगाए हैं। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, उसमें घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो डायरेक्ट फार्मूले पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमने उसको लगा के रखे हैं। अगली वीडियो में भी हम लोग कम से कम ऐसे 6-7 क्वेश्चंस लगाएंगे जो घुमा घुमा के पूछा हुआ होगा ना, ठीक है। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आप देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ यंग के प्रयोग में, हमने यंग का प्रयोग का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें 2 सिलेक्ट होती है, 2 सिलेक्ट होती है, S1 S2 कैसे कैसे होते हैं सब आप देखोगे, बढ़िया समझाओगे। तो यंग के प्रयोग में 2 सिल्टों के बीच दूरी 0.4 मिलीमीटर है। सिल्टों के बीच की दूरी हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को लिखते हैं लैम्बडा, ठीक। व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर देखा जाता है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दों के बीच की दूरी बड़का डी। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय आदित्य, केंद्रीय फ्रिंज से ओ से द्वितीय आदित्य एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की गणना कीजिए। देख लो कैसे घुमा के क्वेश्चन है, हल्का हल्का फार्मूला केवल याद होना चाहिए। देखो भाई, पहले क्वेश्चन लगाने से पहले क्या करते पता है, क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है उसको लिखते हैं। आओ लिखते हैं जरा। देखो भाई, हमको क्या दिया है, सिल्टों के बीच की दूरी छोटका डी बराबर 0.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, 0.4 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। दशमलव अगर मैं हटा दूं तो 10 की घाते -1 लिखेंगे, -3 पहले से है, तो 4 गुणे 10 की घाते -4 मीटर हो गया, स्मॉल डी हो गया। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें लैम्बडा दिया हुआ, लैम्बडा कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में। 6000 अपनी जगह पे, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घाते -10 मीटर होता है, मीटर। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 10, 3 - 10 कितना हो जाएगा 7, 6 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। और क्या लिखा है, व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है।
तो यक्स यम हमको दिया नहीं, बड़का डी हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 100 गुणे 10 की घाते -2 मीटर बराबर हो जाएगा कितना भाई, -2 + 2 क्या आ जाएगा 1 मीटर। सीधे सीधे 1 मीटर लिखा होता है लेकिन नहीं लिखा है। 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय आदित्य एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में लिख लूँ भाई, थोड़ा जगह कम पड़े इसलिए, ठीक ना। फार्मूला लिखने के लिए भाई पहले आदित्य फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी, यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी का हमने फार्मूला बता के रखा हुआ है, यक्ष्यम बराबर यम -1/2 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये फार्मूला दिख रहा है कि नहीं यार, देख लीजिए जरा। ओ देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम लोग गजब यार, मैं देखा नहीं यहाँ तक, इतना ऊपर दिख ही नहीं रहा है। केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी का जो फार्मूला है वह यहाँ पे लिख दे भाई। ये तुम लोग तो पता क्या गाली देते, यम -1/2 लैम्डा बड़का डी बटा छोटका डी, 1/2 यम -1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। फार्मूला सही ना भाई, फार्मूला सही है ना। कौन सी पूछ रहा मैं, द्वितीय आदित्य, तो यम बराबर 2 रख दो, यम बराबर 2 रखेंगे और लैम्डा का मान पता है, बड़का डी का मान पता है, छोटका डी का मान पता है, बस सबका मान पता है। x2 बराबर, ठीक ना, x2 बराबर, तो यम की जगह पे क्या रख दे 2 - 1/2, द्वितीय पूछ रहा है भाई, देखो दूसरा पूछ रहा है। लैम्डा की जगह पे 6 गुणे 10 की घाते 7, 6 गुणे 10 की घाते -7, बड़का डी की जगह पे 1, छोटका डी की जगह पे क्या रख देना है 4 गुणे 10 की घाते -4, 4 गुणे 10 की घाते -4। ये तो सॉल्व करना आपका काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। x2 बराबर 2, देखो 2 में से आधा गया, 1/5, मतलब 1/5, 1.5 छोड़ जाने जैसे 2 दूना 4, 4 में से गया 3/2, 3/2 गुणे 6 गुणे 10 की घाते -7 बटा 4 गुणे 10 की घाते -4। इसको सॉल्व करना भाई, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वह आपका आंसर, ठीक है, जो सॉल्व करने पे आएगा वह क्या आपका आंसर। तो ये तो फार्मूला भाई आपको याद होना, अगर ये फार्मूला याद है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कुछ सोच नहीं सकते लगाने को। अभी तो ये क्या पूछा हुआ, द्वितीय आदित्य एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की गणना कीजिए। तो तृतीय दीप्त फ्रिंज की गणना के लिए तो आप लोग पहले क्या पता होना चाहिए कि केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, एक बार लिख दें, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का जो सूत्र है यक्ष्यम बराबर होता है यम लैम्डा बड़का डी बटा छोटका डी, यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आपको कौन सा पूछ रहा है, तृतीय पूछ रहा है। 3 यम की जगह पे क्या रखोगे 3, तो यम की जगह पे 3 रखोगे, x3 बराबर 3, लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घाते -7, बड़का डी की जगह यहाँ पे 1 और छोटका डी की जगह यहाँ पे 4 गुणे 10 की घाते -4। भाई सॉल्व नहीं हो पाएगा ये से, छात्रिक 18 में 4 से भाग देना, घटिया सेट कर देना, आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, बस फार्मूले के नाम पे बहुत कुछ है। ठीक है, तो भाई इसको नोट कर लो, आगे आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आपका काम आप जानो, ठीक है, आपका काम आप जानो, मतलब आपको करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत करोगे तब ना, नहीं तो पता चला मेरे भरोसे रह जाओगे। नोट कर लिए होगे, मिला उठा नहीं, चलो भाई ये हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा जगह यहाँ कम रहती है, थोड़ा लगाने में मज़ा नहीं आता है। आपकी बात थोड़ा जगह मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो जगह रहती ना मैं खुद पूरा सॉल्व कर देता, ठीक है। चलो भाई, और थोड़ा मैं देखा भी नहीं कहाँ तक मुझे दिख रहा है बोर्ड पे, और मैं डायरेक्ट आ गया हेलो दोस्तों बोलने, और देखा मैं नीचे, देखी नहीं, अच्छा हुआ जना मैं मौके पहुँच गया देखने के लिए, नहीं तो तुम लोग झप्पन गाड़ी दिए होते कि सर दिखता नहीं है फिर भी लगा चले जाते हैं। चलो भाई अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी जिसमें 4 मिलीमीटर लो। जो अगले दिया था वही दिया फिर भी है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वही है, फीस वाला वही इतना लिखा यार, नहीं 2 मीटर दूर। अगली बार क्या था 100 सेंटीमीटर, अब की बार क्या है 2 मीटर दूर। रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें आदित्य लो भाई। वहाँ पे दूसरा पूछा था, यहाँ 5वां पूछा हुआ है। फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू पूछा हुआ है। बताओ फार्मूला याद है, लगा सकते हो। नहीं फार्मूला याद है, फार्मूला रट के आओ, ठीक है। फार्मूला रट के आओ तब क्वेश्चन से लगाओ। नहीं भाई फार्मूला रटो मत, अभी क्वेश्चन से लगाते रहो, लगाते लगाते फार्मूला याद करते रहो, लगाते लगाते फार्मूला याद करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको लिखते भाई, हर बार ये एकदम आदत बना लो, जितना बार लगाओ क्वेश्चन क्या क्या दिया उसको लिखो। तो सिल्टों के बीच की दूरी क्या होता है, छोटका डी। छोटका डी का मान वहाँ कितना दिया है 0.4 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को चेंज करेंगे 10 की घाते -3 मीटर। दशमलव इसको हटाएंगे 10 घाते -1 लिखेंगे तो हो जाएगा 4 × 10 की घाते -4 मीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमसे लैम्डा दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर। तो 6000, तो 6000 में 6000 × 10 की घाते -10 मीटर, ये हो जाएगा 6 × 10 की घाते -7 मीटर। व्यतिकरण प्रतिरूप जो हो रहा है 2 मीटर दूर पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। सिलिट और पर्दे के बीच की दूरी को लिखते हैं बड़का डी बराबर दिया है 2 मीटर। पूछ रहा है केंद्रीय फ्रिंज से 5वें आदित्य फ्रिंज की दूरी। तो पहले भाई क्या लिखना पड़ेगा हमको, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी। ये बात लिख लेते भाई, क्या लिखते हम लोग, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय मतलब जहाँ ओ था ना, ओ मतलब बिंदु ओ, कोई ओ नाम नहीं। केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी क्या है भाई, ये दीप्त है का आदित्य, यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी, यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी आदित्य फ्रिंज की दूरी। तो फार्मूला क्या है भाई, वो फार्मूला है यक्स यम बराबर यम -1/2 लैम्डा बड़का डी बटा छोटका डी। ठीक, यहाँ पे यम बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाओ। चलो भाई अब रखते हैं, कितना रखना भाई हमको, 5वां। तो यक्स की जगह में यम की जगह 5 रखने पर तो यक्स 5 बराबर 5 - 1/2 लैम्डा की जगह पे 6 × 10 की घाते -7, बड़का डी जगह पे 2, छोटका डी की जगह पे 4 × 10 की घाते -4। भाई देख लो, मैं दिख रहा है कि नहीं यार, देख ले यार। तो फिर देखो गायब हो गया यार, कई बार गजब बेइज्जती है यार। ये तो अब की बार गजब बेइज्जती हो रही है। यक्षम बराबर एम की जगह पे 5, और की बार एम की जगह 5 रखना ना, 5 - 1/2 लैम्डा की जगह पे 6 × 10 की घाते -7 बटा कैपिटल डी जगह पे 2 बटा स्मॉल डी जगह पे क्या रहते भाई 4 × 10 की घाते -4। सॉल्व करना है यार, सॉल्व करोगे आपका आंसर, ठीक है। चलो और क्या पूछ रहा है, फ्रिंज चौड़ाई बोले तो डब्लू बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, लैम्डा का मान 6 × 10 की घाते -7, कैपिटल डी का मान 2, स्मॉल डी का मान 4 × 10 की घाते -4। सॉल्व करने का काम आपका है, ठीक है। सॉल्व आप लोग करें, बाकी मैं आपको देखो तरीका बता सकता हूँ सॉल्व करने का, बाकी ये सब चीज़ें आपकी यार क्या है। 6 दूनी 12, 2 दूना 4 कर दो, 2 बचा 2 तिहाई 6, 3 × 10 की घाते -3 आंसर आ गया, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। उसको भी वैसे काट सकते हो, 2 दूना 4, इसके बाद जो कटे काट दो, आंसर कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन पर, इस वाला क्वेश्चन देखता हूँ, अगर ये भी लगाने लायक हो आप भी लगाइएगा। यंग के दूसरे प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी दिया भैया, ये छोटका डी है। सिल्टों तथा पर्दे के बीच की दूरी बड़का डी का मान दिया है, बड़का डी का मान 3 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई आपकी बात डब्लू दिया है, मापी गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा का मान क्या होगा। देखो भाई यही फार्मूला, डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। लैम्डा का मान पूछ रहा है, कैपिटल डी का मान दिया, स्मॉल डी का मान दिया, डब्लू का मान पूछ रहा है, आ जाएगा एकदम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दें, ठीक। तो ये सब रहा। अच्छा पता है ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जितने क्वेश्चन हमने आज लगवाया हुआ है सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा भाई अरे सवाल जब सिंपल क्वेश्चन, भाई सिंपल ठीक है, लेकिन जब आप उसको लगाए नहीं रहोगे तो आपको सिंपल नहीं लगेगा।
आप लगाए रहोगे, थ्योरी पढ़े रहोगे, तभी आपको सिंपल लगेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है ना, हम लोग सिंपल को ज़्यादा सिंपल समझ करके छोड़ देते ना, वो और हार्ड हो जाता है। भाई ऐसा नहीं करना है, हमको हर एक चीज़ को पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और अभी आपको न्यूमेरिकल की एक और वीडियो मिलने वाली है। ये न्यूमेरिकल की पहली वीडियो है, एक और वीडियो न्यूमेरिकल की मिलेगी, और तब जाके व्यतिकरण का न्यूमेरिकल खत्म होगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल को मैं जो बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल नहीं लगवा रहा हूँ, जो डायरेक्ट इसी फार्मूले पे, जो ऐसे डायरेक्ट फार्मूले पे, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आप लोग अगर बुक है अपने पास तो बुक में क्वेश्चंस रखिए, नहीं बुक है क्वेश्चंस का, उसको मैसेज करिए, और मैं आपके पास वो जो है क्वेश्चंस का फ़ोटो आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इतना तो आपके लिए हो गया। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते रहिए, जितना मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई उतना आप लोग जरूर लगाइए, ठीक ना, उतना आप लोग लगाइए। बाकी और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, ताकि जितना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको क्वेश्चन से डर उतना ही कम लगेगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चंस अभी आपको डर लग रहा है तो एग्जाम में और डर लगेगा। उस क्वेश्चन की जगह अगर कोई थ्योरी पूछा रहेगा ना, आप थ्योरी पहले करोगे, न्यूमेरिकल पे जाओगे नहीं। और पता है न्यूमेरिकल अगर लगा लिया ना, पूरा का पूरा नंबर मिल देता है, ठीक है। तो थ्योरी में बल्कि पूरा पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन न्यूमेरिकल पे पूरा का पूरा मिलता है। हलोर लेते हो नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर हलोरना है, न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है। आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल लगाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबके लिए बाय बाय।